कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाले अल्फ्रेड वेगनर थे। वेगनर एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट होने के बावजूद इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी की चीज़ खोज दी। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये कर पाइए। और इन्होंने बतलाया कि कंटिनेंट जो है वह स्टेशनरी नहीं है, वह मूव कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशन, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बतलाया था। उनका मानना था कि एक समय था जब सारे कंटिनेंट एक हुआ करते थे, जिसको इन्होंने पेंजिया कहा, और एक ओशन हुआ करता था जिसे उन्होंने पैंथालासा कहा। इसको इन्होंने सुपर कंटिनेंट जो कि पेंजिया और सुपर ओशियन जो कि पैंथालासा माना। और धीरे धीरे कुछ टाइम स्केल के बाद पेंजिया टूट गया और अभी जो प्रेजेंट स्टेज है, जो जिसमें 7 कंटिनेंट है, वैसा देखने को मिल रहा है। इनका मानना ये था। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशन बहुत सारे फर्दर मॉडिफिकेशन के साथ बार बार प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने एविडेंस और जुटाए और पुस्तकों में लिखा और प्रकाशित किया। इनकी जो पुस्तक 1930 में इनकी डेथ हो गई, उसका कारण यह है ड्यू टू हार्ट फेलियर। ये ग्रीनलैंड में जाके एविडेंस जुटा रहे थे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। उसी समय जब वह सामान लाने के लिए जा रहे थे, हार्ट फेलियर से इनकी डेथ हो गई और इनका जो बॉडी था वह 100 मीटर स्नो के नीचे दब के रह गया और उसके साथ इनकी एक डायरी भी थी। अब हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने इस थ्योरी को निर्मित किया। इनके मन में ये जब काम कर रहे थे पेलियो क्लाइमेटोलॉजी पे, यानी कि पुराना क्लाइमेट कैसा था हमारे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में पुराना क्लाइमेट यानी एंशिएंट क्लाइमेट कैसा था, इन सभी बातों पे काम कर रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे। तभी ये देखते हैं कि जब वह कर रहे थे तब इनके मन में जब रिसर्च कर रहे थे तो 3 क्वेश्चन आया। क्या था वो 3 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था वाई ग्लेशियर हैव कवर्ड पार्ट ऑफ ब्राज़ील, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कॉन्गो बेसिन एट द सेम टाइम। यानी ग्लेशिएशन के साक्ष्य मिलते हैं इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर इंडिया में। दूसरा इनके मन में क्वेश्चन आया कि क्यों कोल बेल्ट है वो तुंद्रा रीजन और कनाडा के रीजन में मिलता है, क्योंकि ये तो ग्लेशियर मतलब कि ये तो हाई लैटिट्यूड पे है और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है जहाँ पे पेड़ पौधे उग पाए। आपको कोल वहीं पे मिलेगा जहाँ पे पेड़ पौधे की मात्रा अधिक होगी, जहाँ पे सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, ड्यू टू वहीं पे आपको कोल मिलेगा। लेकिन आप यदि तुंद्रा रीजन देखें तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कम टेम्परेचर होता है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं रहते, तो वहाँ कैसे कोल बेल्ट आ गए? दूसरा ये इनका क्वेश्चन था। तीसरा इनका क्वेश्चन था ट्रॉपिकल फर्न एक प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है, लेकिन उसके फॉसिल्स जो थे वह लंदन, पेरिस, ग्रीनलैंड में, ये 3 जगह में मिले, जो कि ये हाई लैटिट्यूड में है, तो वो यहाँ कैसे मिला? ये 3 क्वेश्चन इनके दिमाग में खटक रहे थे। इसी 3 क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए ये इन्होंने 2 एक्सप्लेनेशन दी क्या हो सकता है। इनका पहला एक्सप्लेनेशन था कि हो सकता है कंटिनेंट ना मूव किया हो, पोल के बेल्ट यदि टुंड्रा रीजन में पाए जा रहे हैं तो कंटिनेंट मूव करके ये वाला रीजन ट्रॉपिकल में चला गया हो, या तो ट्रॉपिकल बेल्ट, ये जो बेल्ट होती है ट्रॉपिकल बेल्ट, ये उठ के यहाँ चली गई हो। ये 2 कंक्लूजन थे, लेकिन इन्होंने माना कि बेल्ट तो मूव कर नहीं सकता, क्योंकि सूरज तो स्टेशनरी है, तो बेल्ट कैसे मूव कर सकता है। इन्होंने बताया कि ग्लेशिएशन के साथ आपको ब्राज़ील और यहाँ पे अफ्रीका और इंडियन पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिले। तो ये दोनों तो पोलर एरिया में लाई नहीं करते, तो यहाँ ग्लेशिएशन कैसे मिला? हो सकता है, उनका एक मत था कि हो सकता है बेल्ट मूव कर रहे होंगे, ये ट्रॉपिकल बेल्ट उठ के मान लेते हैं कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ, सॉरी पोलर बेल्ट उठ के कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ, ये मान सकते हैं। और दूसरा, या तो ये इंडिया या ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया तीनों पोलर एरिया में आ गए। यही 2 सिचुएशन लाई हो सकती है, या तो बेल्ट मूव किया हो या तो कंटिनेंट मूव किया गया। तो वो एक कंक्लूजन पे आए कि बेल्ट तो मूव करने से रहा, क्योंकि सन जो है वो स्टेशनरी है, तो मूवमेंट किसका हुआ है? वो हुआ है कंटिनेंट का। ये इनके 2 एक्सप्लेनेशन थे कि कंटिनेंट रिमेन्ड स्टेशनरी एंड क्लाइमेटिक जोन माइट हैव शिफ्टेड। क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हो सकता है, कंटिनेंट स्टेशनरी। और दूसरा इनका कंक्लूजन था कि क्लाइमेटिक जोन रिमेन्ड स्टेशनरी, लैंड मास माइट हैव बीन डिस्प्लेस, या लैंड मास मूव कर सकता है। ये 2 कंडीशन थे। इनका मानना था कि सुपर कंटिनेंट को इन्होंने पेंजिया कहा और सुपर ओशन को इन्होंने पैंथालासा कहा। इनका मानना था कि एक समय आया जब पेंजिया टूट गया। जब पेंजिया टूटा तो यह 2 भाग में टूटा। जो ऊपर वाला भाग था जिसको इन्होंने लॉरेंसिया कहा, ऊपर वाले पार्ट को, ये मान लीजिए 2 भाग में पट गया, तो ऊपर वाला भाग जो है वह लॉरेंसिया कहलाया, और नीचे वाला जो भाग था उसको इन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। लॉरेंसिया में मेन पार्ट आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशियन कंट्री, और इसमें जो सदर्न पार्ट है यानी कि गोंडवाना लैंड में आता है आपका अरब, इंडिया
और मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे रीजन आते हैं। पेंजिया जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से निकला है। पेन मतलब ऑल, जिया मतलब अर्थ, और पेंथालासा जो है ये भी ग्रीक भाषा से निकला है। पेन मतलब ऑल, थालासा मतलब ओशियन। ये सारे बातें हमें याद रखनी हैं। ये इन्होंने फिगर के माध्यम से बतलाया कि सभी कंटिनेंट एक टाइम पे जुड़े हुए थे। ये देखिए, साउथ अमेरिका का पार्ट अफ्रीकन सुलाइन से जुड़ा हुआ था और ये यहाँ इंडिया था, या अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन में तीन स्टेजेज और तीन फिगर के माध्यम से बतलाया कि पहले क्या था और कैसे कैसे उस स्टेजेस के माध्यम से वह प्रेजेंट स्टेट जो कि अभी 7 कंटिनेंट है उसमें पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बतलाई। अब हम एक बार इस थ्योरी को एक बार रिकैपिचुलेट कर देते हैं और इसके मेन पॉइंट क्या थे वो जानते हैं। पहले इनका मानना था कि कोई भी कंटिनेंट स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि एक समय था जब एक सुपर कंटिनेंट था जिसको इन्होंने पेंजिया कहा, और एक सुपर ओशियन था जिसे इन्होंने पेंथालासा कहा। पेंजिया शब्द निकला है ग्रीक भाषा से पेन और जिया, पेन मतलब ऑल और जिया मतलब अर्थ, और पेंथालासा लिखा है भी ग्रीक भाषा से निकला है। पेन मतलब ऑल और थालासा मतलब ओशियन। ये सारी चीज़ें। और पेंजिया टूटा लॉरेंसिया में, गोंडवाना लैंड में, जो लॉरेंसिया अपर पार्ट है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोंडवाना लेक सदर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये दोनों टूटा तो बीच में जितना पेंथालासा का जल था वो बीच में जब दरार पैदा हुई तो पानी अंदर घुस गया, जिसको उन्होंने जो सी का निर्माण हुआ उसको तेथिस सी कहा। अब हम समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म से ये सब हुआ, किस मैकेनिज्म से यह टूटा, ये सारी बातें हम समझते हैं। अब हम इस मॉडल के सहारे से समझते हैं कि कैसे इसकी मैकेनिज्म होगी, कैसा इसका मूवमेंट हुआ होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लैंड मास है इसको पेंजिया, इसको लैंड मास समझ के पेंजिया कह देते हैं, और ये जो इसके आसपास वाला एरिया है उसको पेंथालासा कहते हैं। अब हम समझते हैं कैसे मैकेनिज्म हुआ था। मैकेनिज्म के उन्होंने दो कारण बताए थे, पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। इन दोनों को हम डिटेल्ड में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान ले इसके मैकेनिज्म पे। उन्होंने कहा ड्यू टू टाइडल फोर्स एंड पोलर फ्लिंग फोर्स the one continent that is called Pangaea divided into many several subcontinent। एक कंटिनेंट पेंजिया सब कंटिनेंट, बहुत सारे सब कंटिनेंट में डिवाइड हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं। जब ये दो कंटिनेंट, अब मान लेते हैं जो मूवमेंट का डायरेक्शन था वो दो डायरेक्शन में था, एक वर्टिकल मूवमेंट था, वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरा था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दो तरीके से कंटिनेंट का मूवमेंट हुआ था, एक था हॉरिजॉन्टल, एक था वर्टिकल। अब हम पहले समझते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे था। ये मान लेते हैं साउथ अफ्रीका है, और ये मान लेते हैं साउथ अमेरिका और ये साउथ अफ्रीका। अगर दोनों को हम फिट कर दे तो वो आसानी से मैप के अनुसार उसका साइज शेप देखेंगे तो दोनों आपस में फिट कर जाएंगे। हमने मान लिया ये दो है। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मूवमेंट देखने जा रहे हैं। तो ये जब ये मूव करेगा, मान लीजिए साउथ अमेरिका मूव कर रहा है पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स के कारण ये मूवमेंट हुआ, तो पेंथालासा का जो जल है, जो पेंथालासा का पानी था, ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये गैप के बीच में आता जाएगा और एटलांटिक ओशन का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, ये एटलांटिक सी का निर्माण हो जाएगा। अब हम समझते हैं उनके अनुसार कैसे फोल्ड माउंटेन और रॉकीज, इंडीज, ये दो माउंटेन कैसे बने होंगे, ये हम एक एक करके समझते हैं। ये हमारा साउथ अमेरिका है, हमने माना, और साउथ अमेरिका जब मूव कर रहा है, ये देखिए मूव कर रहा है साउथ अमेरिका। अब ये जब मूव करेगा तो ये लैंड सरफेस पे और अपने सरफेस पे प्रेशर डालता जाएगा। तो प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण जो लैंड मास है वो ऊपर की ओर उठता जाएगा। ये देखिए उठ रहा है, तो उठने के कारण फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा, जैसे रॉकीज इंडीज हुआ था। इनके अनुसार ये इनका मत था। इन्होंने माना कि प्रेशर एग्जर्ट करने के कारण ये जो माउंटेन है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लैंड मास पे, तो ये फोल्ड माउंटेन के रूप में ले लेगा, जिसका एग्जांपल एक रॉकीज है, एक इंडीज है। अब हम समझते हैं वर्टिकल मूवमेंट कैसे हुआ होगा। जो मूवमेंट है एक वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, एक इक्वेटर की तरफ। जो वर्टिकल मूवमेंट है वो इक्वेटर की तरफ जाएंगे कंटिनेंट, और वहीं पे अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब हम समझते हैं कि कैसे इसका वर्टिकल मूवमेंट हुआ होगा। हमने फिर एज्यूम किया कि ये पेंजिया है, इसके बगल वाला हिस्सा पेंथालासा है, और जैसे जैसे अब की बार पहले एटलांटिक सी बना था, अब की टेथिस सी बनेगा, एटलांटिक ओशन बना था, अब टेथिस सी का निर्माण होगा। हम समझेंगे कैसे। हमने क्या कहा, वहां पे आल्प्स और वहां पे रॉकीज इंडीज बना था, यहाँ आल्प्स और हिमालय। जब वर्टिकल मूवमेंट हुआ किसी भी लैंड मास का, ये देखिए वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, तो ये प्रेशर डालेगा लैंड मास पे, जैसे अफ्रीकन एरिया का वर्टिकल यानी कि इक्वेटर की तरफ बढ़ता जा रहा है अफ्रीकन सब कंटिनेंट, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ठीक उसी प्रकार जैसे पहले किया था, और प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण ये फोल्ड माउंटेन में तब्दील होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एक हिमालय, एक आल्प्स।
हिमालय जब अपने डायरेक्शन में वर्टिकल मूवमेंट करता है तो वह एक सब कॉन्टिनेंट और लैंडमास से टकराता जाता है और जो बनाता है वो है हिमालयन माउंटेन, और यह प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। हम लोगों ने अभी तक समझा कि दो डायरेक्शन में कंटिनेंट का मूवमेंट होता है, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण जो बनने वाला वो माउंटेन थे वो थे आल्प्स और हिमालय, और वहीं पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के डायरेक्शन पे में बनने वाले लैंडमास थे, वो माउंटेन थे, वो है रॉकीज और इंडीज। अब हम वापस पेन पेपर पे चले आते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने दो फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया अर्थ के मूवमेंट के लिए, कंटिनेंट के मूवमेंट के लिए। पहला है पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जो कि पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न होते हैं। यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कंटिनेंट का पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट के लिए, यानी वर्टिकल जो मूवमेंट हो रहा है वो पोलर फ्लिंग फोर्स के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उत्पन्न हो रहा है। दूसरा फोर्स बतलाया रिस्पॉन्सिबल, वो था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जो मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से जो अर्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे वो इम्पैक्ट टाइडल फोर्स के कारण होता है। और टाइडल फोर्स जो है वह रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए कंटिनेंट के। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से एविडेंस प्रस्तुत किए गए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित करने के लिए, जिसमें नंबर एक एविडेंस को हम तीन भागों में बांटेंगे। एक है जियोमॉर्फोलॉजिकल, एक है क्लाइमेटोलॉजिकल और पैलेंटोलॉजिकल। ये तीन भागों में एविडेंसेस को बांटेंगे हम। उसमें सबसे पहला एविडेंस है ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी इन अपोजिट ऑफ द अटलांटिक ओशन। अगर हम देखें, या जिग्स ऑफ फिट इसको कहते हैं, कि सारी कंटिनेंट आपस में मैच कर जाएंगे। ये देखिए इसमें एकदम आसानी से फिट कर जाएगा, यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, और ये वाला भाग इधर ज्वाइंट हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ भाग होना चाहिए, मैंने बनाया नहीं, वो यहाँ इस साइड इंडिया के फिट हो जाएगा। ये सारे एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए थे वेगनर के द्वारा। दूसरा था रॉक स्ट्रक्चर। उनका मानना था कि रॉक का स्ट्रक्चर जो है वह सेम है दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। इसका क्रिटिक भी देखने को मिला इनको, क्योंकि जो रॉक स्ट्रक्चर था उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का एक समान दिख रहा था, तो ये उतना एग्जैक्ट एविडेंस के रूप में नहीं हम कंसीडर करेंगे। तीसरा था बोटेनिकल एविडेंस। इसमें बतलाया गया, जैसे हमने फर्न की बात की थी, फर्न ने एक प्लांट है जो कि उसके फॉसिल्स ग्रीनलैंड, लंदन, पेरिस, इन सब में मिल रहे थे, लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो प्लांट उगता है वो ट्रॉपिकल एरियाज में, तो इसका एविडेंस जो मिला है हमें ग्रीनलैंड और लंदन और पेरिस में मिला था, जिससे यह सिद्ध होता है कि कभी ये सारे कंट्रीज एक साथ रहे होंगे, तभी ऐसा देखने को मिला है। और ट्रॉपिकल एरियाज में ये सारे कंट्रीज रहे होंगे, तभी ऐसे फॉसिल्स मिले। और चौथा हमारा पॉइंट है फॉसिल्स। फॉसिल्स में ही तीन भाग है, तीन फॉसिल्स की बात की गई, एक है मेसोसोरस, एक है लेमस और तीसरा है हमारा लाइस्ट्रोसोरस। पहला है मेसोसोरस। इसमें क्या है कि ये एक एनिमल है जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कंटिनेंट में इसके दोनों फॉसिल्स देखने को मिले हैं। और वहीं दूसरा हमारा है लेमर्स। ये जो है ये फॉसिल जो है, इसके फॉसिल्स हमें इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, ये सारे रीजन्स में देखने को मिले हैं। चौथा हमारा पांचवा पॉइंट है टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट से ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि ग्लेशिएशन के बाद ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है उसको हम टिलाइट डिपॉजिट कहते हैं। इसके साक्ष्य हमें अफ्रीका और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में देखने को मिले। अब हमें ये समझना होगा, या तो ये एविडेंस ये सिद्ध करता है कि कभी इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये तीनों पोलर रीजन से टच करते हैं, तभी यहाँ पे ग्लेशिएशन के डिपॉजिट मिलते हैं और टिलाइट डिपॉजिट मिलते हैं। और प्लेसर डिपॉजिट जो कि घाना गोल्ड माइन, अगर देखें गोल्ड जो मिल रहा है ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन में, अगर हम अफ्रीका के कुछ रीजन में अगर हम निकालें तो उसका जो कार्बन डेटिंग करें तो वो सेम एज का दिखा रहा है। ये सारे एविडेंसेस देखने को मिले। और एक पांचवा एविडेंस अदर में आप डाल देंगे उसको, एक था कोल डिपॉजिट। कोल डिपॉजिट हमको टुंड्रा रीजन और कनाडा रीजन में मिलता है, लेकिन जो कोल के जो डिपॉजिट वहाँ मेनली मिलते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया हो, जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा हो। वेजिटेशन वहाँ ज़्यादा होगा
जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो, सूरज अच्छा हो, सूरज की धूप हर प्लांट तक पहुँचे, ट्रॉपिकल एरिया मेनली में आपको कोल के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो टुंड्रा रीजन, यहाँ ना क्लाइमेट अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है और यहाँ पे ना ज़्यादा पेड़ पौधे, तो यहाँ कोल के डिपॉजिट क्यों मिले? ये सभी शो करते हैं कि कभी ये कंटिनेंट एक साथ रहे होंगे और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहे होंगे। और एक एविडेंस ये भी है, ये एप्लीशियन माउंटेन जो कि यूएसए और कनाडा में देखने को मिलता है, उसका कुछ भाग जो है कैल्डेमन माउंटेन के पास मिलता है। तो ये शो करता है, ये दोनों सिमिलर है, तो ये शो करता है, ये टूटे हुए भाग हैं एक दूसरे, तो ये शो करता है कभी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों एक साथ थे। ये शो कर रहा है क्योंकि कैल्डेमन माउंटेन और एप्लीशियन माउंटेन जो है दोनों एक ही कार्बन डेटिंग और एक ही रॉक से बने हैं, ये शो करता है। यानी कि ये एक और एविडेंस के रूप में हुआ। और एक साक्ष्य मिलता है हमें कोरल रीफ का। कोरल रीफ को सरवाइव करने के लिए वार्म वाटर की ज़रूरत होती है और वो कोरल रीफ है, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वह नॉर्थ पोलर रीजन जो कि कोल्ड एरिया में है। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि कभी वो प्लेस वार्मर रीजन में रहा होगा, तभी वहाँ पे उसके फॉसिल्स मिले हैं। ये सारे एविडेंस पेश किए गए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जिससे ये पता चलता है कि सारे कंटिनेंट एक समय था कि वह एक थे। अब हम जानते हैं कि ज्योग्राफर्स की कैसी प्रतिक्रिया थी जब यह थ्योरी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर ने प्रस्तुत की थी। तो हराल्ड जॉफर जो कि ज्योग्राफर हैं, उनका मानना था ये इम्पॉसिबल हाइपोथेसिस है, कि ये कभी हो ही नहीं सकता। ये ऐसा क्यों कहे गए? क्योंकि जो टाइडल फोर्स है और पोलर फ्लिंग फोर्स है, ये इतना ताकतवर नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सके। और दूसरा जे.ए. स्टर्स उनका मानना था कि अगर पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स इतने ही ताकतवर है तो एक साल के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट को ही उड़ा देते, पूरे अर्थ के रोटेशन को ही रोक देते। इतने पावरफुल है तो अर्थ के रोटेशन को ही रोक देते एक साल के अंदर। ये सारे क्रिटिक देखने को मिले वेगनर की थ्योरी में। आई होप कि आपको पूरा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आया होगा और ये जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा।